नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज जिस टॉपिक को हम शुरू करने वाले हैं उससे पहले आप लोगों को याद दिला दें कि आज 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड जो कारखाना था जो एक कीटनाशक दवाई का निर्माण करता था जिसमें हाइड्रोजन साइनाइड के साथ साथ मीथेल गैस का रिसाव रात्रि को 12:30 बजे हुआ। 3 दिसंबर 1984 को दुर्घटना घटी जिसके अंतर्गत रात्रि को 12:30 बजे इस गैस का रिसाव हुआ, जिसमें गवर्नमेंट के आंकड़ों के हिसाब से 1989 तक 35,000 से ज्यादा व्यक्ति मारे जा चुके थे। साथ ही बहुत से लोग ऐसे थे जो अपनी आंखों को खो चुके थे, सांस की बीमारी से ग्रसित थे और भविष्य में उनके साथ में बहुत सी जो समस्याएं थी उनके शरीर में पैदा हो गई थी। तो उसी दुर्घटना को आज लंबा समय गुजर चुका है और उस लंबे समय लगभग 35 साल गुजर जाने के बाद 35 साल के बाद में हम आज के दिन वो दुर्घटना घटी थी, इसलिए हम उन मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, आज का टॉपिक जो है हमारा पिछला जो टॉपिक था उसी का आगे टॉपिक है। हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक में हमारा टॉपिक था, चैप्टर था, पार्ट था उद्योग, जो भूगोल के पार्ट संबंधित है। इसमें हमने पिछली बार जो चैप्टर पढ़ा था उस चैप्टर के अंतर्गत हमने उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ लिए। मतलब उद्योग जहां अवस्थित किए जाते हैं, जहां पर स्थापित किए जाते हैं, उन उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक बताए गए थे। उन कारकों में सबसे जो मेन होता है वह होता है कच्चे माल की उपलब्धता। जहां कच्चा माल होता है वहीं पर उद्योग धंधे लगाए जाते हैं। उसके बाद विद्युत की बात की थी, भूमि समतल होनी चाहिए, परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए, माल के आदान प्रदान के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी होनी चाहिए जिनमें कंप्यूटर होता है आदि। फिर श्रमिक होने चाहिए, पूंजी होनी चाहिए, बाजार होना चाहिए जहां पर बने हुए उत्पाद को बेचा सके, और मेन होता है वो होता है जल की उपलब्धता। जहां जल उपलब्ध होता है वहां पर उद्योग धंधे संचालित किए जाते हैं। तो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह प्रमुख उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रमुख उद्योग। अब देखिए, प्रमुख उद्योगों में जब विश्व के प्रमुख उद्योग धंधों की बात करते हैं, सबसे पहले जो प्रमुख उद्योग धंधे आते हैं उनमें प्रमुख जो उद्योग धंधे उसमें आता है पहला लौह इस्पात। लौह इस्पात उद्योग धंधा होता है जो सबसे मेन है, ये और उद्योग धंधों का पोषक है। दूसरा जो आता है वह होता है सूती वस्त्र उद्योग, यानी वस्त्र उद्योग भी हम ले सकते हैं। तीसरा जो मान सकते हैं वह है सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी। अब देखिए, दो जो उद्योग धंधे इस्पात और सूती वस्त्र, ये तो बहुत प्राचीन उद्योग धंधे, ये पहले भी चलन में थे। पर ये जो उद्योग धंधा है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग धंधा, ये उभरता हुआ उद्योग धंधा है। मतलब ये अभी अभी चढ़ाव पर है, मतलब ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और नए प्रकार का उद्योग धंधा है। इस प्रकार के उद्योग धंधे जो उभरते हुए उद्योग धंधे होते हैं, इन उद्योग धंधों को हम सनराइज उद्योग भी कहते हैं, मतलब उगता हुआ सूर्य। यानी इन उद्योग धंधों को हम सनराइज उद्योग धंधे भी कहते हैं, सनराइज उद्योग के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, जब उद्योग धंधों की बात करते हैं सबसे पहले आता है हमारे सामने लौह इस्पात उद्योग। इसे हम दूसरे उद्योग का पोषक भी कहते हैं। सबसे पहले ये लौह इस्पात उद्योग जो है, इनके सन केंद्रित देश कौन से, मतलब कहां पर अधिक मात्रा में इस प्रकार के उद्योग धंधों को उपयोग में लिया जाता है। पहले देखिए, सबसे बड़ी बात करते हैं, इसमें आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस। ये जो देश है इसमें लौह इस्पात के सन केंद्रित देश है, मतलब यहां पर अधिक मात्रा में इस प्रकार के उद्योग लगाए जाते हैं। उसके बाद जब हम बात करें सूती वस्त्र के अंतर्गत जापान आता है, दक्षिणी कोरिया आता है, भारत आता है, ताइवान आता है। इन देशों में ये वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग आदि संकेंद्रित है।
जब हम बात करें सूचना प्रौद्योगिकी, तो सूचना प्रौद्योगिकी जो उद्योग है, यह उद्योग मध्यवर्ती कैलिफोर्निया, अमेरिका में स्थित है, मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के साइकन घाटी व भारत के बेंगलुरु प्रदेश में यह उद्योग धंधे संकेंद्रित है। चलिए बता देते हैं, सब दोबारा दोहरा देता हूं। लौह इस्पात उद्योग धंधे हैं, यह अमेरिका, रूस और जर्मनी जैसे देशों में अवस्थित है। जबकि सूती वस्त्र भारत भी आता है, उसमें ताइवान भी आता है, दक्षिणी कोरिया भी आता है और इसमें जापान भी आता है। जब सूचना प्रौद्योगिकी की बात करते हैं तो सूचना प्रौद्योगिकी जो है मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के साइकोन घाटी और साथ ही भारत के बेंगलुरु प्रदेश में भी यह अवस्थित है। अब सबसे पहले हम परिचय पढ़ते हैं लौह इस्पात का। देखिए सबसे पहले हमारा परिचय आता है ये लौह इस्पात का। लौह इस्पात, लौह इस्पात की जब बात करें, लौह इस्पात भी और उद्योग की तरह इसकी भी प्रक्रिया निवेश, प्रक्रम व निर्गत पर निर्भर करती है। मतलब इसमें भी आपको निवेश करना पड़ेगा, प्रक्रम करना पड़ेगा, वह प्रक्रिया से निर्माण कार्य होता है और फिर होता है निर्गत। इन तीनों को आधार पर यह उद्योग धंधे भी संचालित होते हैं। देखिए इसके अलावा ये जो इस्पात होता है, इसका इस्पात जो उद्योग धंधा है, ये दूसरे उद्योग धंधों का पोषक है। मतलब लौह अयस्क जो है, इस लौह इस्पात जो होता है, इससे बनने वाले उत्पाद होते हैं दूसरे उद्योग धंधों के पोषक होते हैं। मतलब इनसे जो उत्पादन हो रहा है, उत्पादन दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे जब हम लौह इस्पात का निर्माण होता है, लौह इस्पात का निर्माण के समय एक लंबी प्रक्रियाएं होती है। इस लंबी प्रक्रियाओं के अंतर्गत जब हम बात करते हैं निवेश की, लौह इस्पात उद्योग धंधे में निवेश में स्थान, जल और प्राकृतिक परिवेश के साथ साथ यहां पर कच्चे माल के रूप में लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर की उपलब्धता होना भी अनिवार्य है। देखा ना हमने शुरुआत में देखा कि ये जो चीजें हैं वो किसी भी उद्योग धंधे की बसने में जो धंधे अस्तित्व किया जाता ना, स्थापित किया जाता, वहां पर ये सब चीजें उस उद्योग धंधे को प्रभावित करती है। तो इसके अंतर्गत भूमि, जल, स्थान आदि के अलावा लौह इस्पात उद्योग धंधे में जो होता है लौह अयस्क, चूना पत्थर और कोयला, ये कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया लंबी होती है। सबसे पहले लौह अयस्क, देखिए लौह अयस्क क्या होता है। लौह अयस्क जो होता है, उस लौह अयस्क में लोहे के साथ साथ और भी धातुएं मिली हुई पाई जाती है, और भी खनिज धातुएं इसके साथ में पाई जाती है। तो लौह अयस्क जो होता है, उस लौह अयस्क को पहले जो झोंका भट्टी होती है उसमें डाला जाता है, वहां से इसे प्रगलित किया जाता है, मतलब इसको शुद्ध किया जाता है और धातु को इससे अलग किया जाता है। फिर उसके बाद ये परिशोधित होता है, मतलब शुद्धिकरण के द्वारा इस लौह अयस्क को अलग किया जाता है। फिर लौह अयस्क से जो इस्पात बनता है, उस इस्पात को और उद्योग के कच्चे माल के रूप में भेजा जाता है। मतलब और उद्योग में कच्चा माल होता है, उस कच्चे माल के उपयोग जो होता है इस्पात का होता है। इस्पात जो होती है कठोर धातु होती है। अब इसको क्या है, आसानी से कठोर होने का आसानी काटा जा सकता है और इसके तार भी बनाए जा सकते हैं। मतलब इस्पात जो इतनी कठोर धातु है कि उसको किसी भी आकार में आप आकार दे सकते हैं, साथ इसे काट सकते हैं और इसके मोटे तारों का निर्माण भी कर सकते हैं। लौह इस्पात में अंतर्गत इस इस्पात के साथ साथ इसमें एल्यूमिनियम, निकल व तांबा मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है। मिश्र धातु का निर्माण करने के बाद इसे और ज्यादा आसानी से कठोरता आ जाती है। जो ये मिश्र धातु होती है, ये इसे कठोरता ज्यादा प्रदान करती है और साथ ही यह जंग रोधक भी होती है। मतलब इससे जंग नहीं लगती है, लोहे में जंग लगने से ये रोकती है। साथ ही ये जो उद्योग धंधा होता है, इस उद्योग धंधों को दूसरे उद्योग धंधों का मेरुदंड कहा जाता है। मतलब जो उद्योग धंधे दूसरे वह सब इन पर निर्भर करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो उद्योग धंधे होते हैं वह सब इस्पात पर निर्भर करते हैं। मतलब इस्पात उसके कच्चे माल रूप में उपयोग में होता है,
जिन भी चीजों का हम उपयोग करते हैं, चाहे वो प्लेन हो, पोत हो, रेलगाड़ी हो, या फिर हमारे नित्य जीवन में काम आने वाले सेफ्टी पिन या आलपिन, इन सब का जो उपयोग करते हैं, यह सब उपयोग के साथ साथ बड़े बड़े जो भवन बनाए जाते हैं उनको भी जिन आरसीसी सरियों से बनाया जाता है वह सब इस्पात के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं, इस्पात के ही अंग माने जाते हैं, इसी के द्वारा उत्पादित वस्तुओं से उनका निर्माण होता है। अब देखिए, हमने देखा पोत, रेलगाड़ी आदि ये जो है ये सब लौह इस्पात के द्वारा ही निर्मित किए जाते हैं। या तो इस्पात से बने हुए उपकरणों के द्वारा इन उद्योग धंधों को विकास होता है, या फिर ये डायरेक्ट सीधे तौर पर इस्पात से इनका निर्माण किया जाता है। इसलिए ये जो होते हैं मेरुदंड और उद्योग, मेरुदंड मतलब जो आधारशिला है और उद्योग की, वह यही है। जैसे अगर चीनी उद्योग लगाना है तो चीनी को, गन्ने से चीनी निकालने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाएगा वह मशीन किसकी होगी? लोहे की होगी, इस्पात की होगी। मतलब चीन का जो उद्योग धंधा है, चीनी जो उद्योग है वह पूरी तरह से इस्पात पर निर्भर है। मतलब इसके द्वारा या तो कच्चा माल या इससे निर्मित उत्पाद से किसी उद्योग धंधों का चलना, यह दूसरे उद्योग धंधों का पोषक बताता है। अब देखिए 1850 तक, शुरुआत में जब हम 1800 की बात करते हैं तो सन 1800 तक, जब 1800 की बात करते हैं, सन 1800 में इस्पात उद्योग वहां लगाया जाता था जहां पर लौह अयस्क उपलब्ध हो, लौह अयस्क, कोयला या बहता जल जहां उपलब्ध हो, साथ ही विद्युत, माफ कीजिएगा कोयला नहीं, शुरुआत में जो उद्योग धंधे थे, लौह अयस्क जहां मिलता था, बहता जल होता था, विद्युत होती, वहां पर ये उद्योग धंधे संचालित स्थापित किए जाते थे। तो जैसे समय गुजरा, समय गुजरने के बाद में जहां पर कोयला होता था, साथ ही जहां विद्युत होती थी, कच्चा माल होता था, कच्चे माल के साथ साथ जहां पर नहरें होती थी, वहां पर इन उद्योग धंधों को अवस्थित किया जाने लगा। मतलब इन जहां पर इन चीजों की उपलब्धता होती थी वहां पर ये उद्योग धंधे लगाए जाने लगे। बट समय गुजरा और 1950 के बाद में, 1915 के बाद में, 1950 के बाद में अब लौह इस्पात उद्योग धंधे वहां लगाए जाने लगे जहां पर समुद्र पत्तन स्थापित हो। समुद्र पत्तन मतलब होता है कि बंदरगाह, जहां पर जहाजों के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा माल का आदान प्रदान किया जाता था। इसके पीछे कारण यह था कि अब लौह इस्पात उद्योग जो था बहुत लंबे स्तर पर, बड़े स्तर पर फैल चुका था और इसके लिए लौह अयस्क जो होता था बाहर से आयात करना पड़ता था। अब आयात और निर्यात में अंतर क्या होता है? देखिए, आयात होते हैं जरूरत की चीजों को दूसरे देशों से हमारे देश में मंगाना, और निर्यात का मतलब होता है अपने यहां अधिक मात्रा में किसी वस्तु का उत्पादन हो गया है तो उस वस्तु को दूसरे देशों में बेचना निर्यात कहलाता है। तो 1950 के बाद में लौह इस्पात जहां लगाए जाते थे वह स्थान थे समुद्र पत्तन के पास में। समुद्र पत्तन के पास में मतलब जहां बंदरगाह, तो समुद्र बंदरगाह होते थे, वहां पर ये उद्योग धंधे स्थापित किए जाते थे। अब भारत के लिए उद्योग धंधों की, लौह इस्पात उद्योग के लिए परिस्थितियां बहुत सामान्य थी। मतलब यहाँ पर इतनी विशाल परिस्थितियां नहीं थी कि हाँ जहां पर इस्पात उद्योग ज्यादा मात्रा में पनप सके, पर समय गुजरा और इसके लिए जांच की गई, इसके लिए सर्वे किया गया। तो खोज सर्वे करने के बाद में एक स्थान जो भारत में उस समय सबसे ज्यादा लौह इस्पात के लिए सूटेबल था, मतलब लाभदायक था, वह स्थान था जमशेदपुर। अब जमशेदपुर की बनने की कहानी हम आगे देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं और आगे जमशेदपुर की चर्चा करते हैं। चलिए अब हम चर्चा करते हैं भारत के सबसे महत्वपूर्ण, सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान जो लौह इस्पात के लिए सबसे पहले भारत में स्थापित किया गया था। देखिए, भारत में लौह इस्पात की शुरुआत या विकास जब किया गया, विकसित किया गया, उन्हीं क्षेत्रों में किया गया जहां पर सस्ते श्रमिक उपलब्ध थे, कच्चा माल उपलब्ध था, परिवहन और बाजार व्यवस्था जहां उपलब्ध थी, वहां पर ये
कारखाने, इस्पात उद्योग स्थापित किए गए थे। अब भारत में जो इस्पात उत्पादक प्रमुख स्थान है उनके लिए बताते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला और बोकारो, ये सभी एक ही प्रदेश में स्थित है जो लोहे के लिए जाना जाता है। और ये जो प्रदेश है, ये प्रदेश 4 राज्यों में स्थित है। इन 4 राज्यों के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, जिनमें झारखंड आ गया, उड़ीसा आ गया, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल। ये वो क्षेत्र है जिन क्षेत्रों में यह महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्रों का प्रदेश फैला हुआ है। अब इन क्षेत्रों के अलावा भद्रावती, विजयनगर जो कर्नाटक में स्थित है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आता है, जबकि सलेम जो है तमिलनाडु में स्थित है। ये वो क्षेत्र है जो इस्पात के केंद्र माने गए हैं और यहाँ स्थानीय संसाधनों का उपयोग अधिक मात्रा में होता है। मतलब यहाँ पर छोटे मोटे कच्चे माल के रूप में यहाँ की परिस्थिति ऐसी है जहाँ पर इस्पात के कारखानों के हिसाब से वस्तुएं उपलब्ध हो जाती है। मतलब इस्पात के लिए यहाँ की परिस्थितियां जो है वह सूटेबल है, मतलब लाभदायक है, उपयोगी है। इसके अलावा हम चर्चा करते हैं भारत का सबसे सुविधाजनक जो इलाका था जहां पर सबसे पहले लौह इस्पात कारखाना बनाया गया। देखिए, आजादी के पहले वह है जमशेदपुर। देखिए, आजादी के पहले 1947 तक हमारे यहाँ पर लौह इस्पात कारखाना सिर्फ एक ही था और वो था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। कौन सा था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। स्टील कंपनी लिमिटेड। इसका शॉर्ट नाम दिया गया है टिस्को। क्या नाम दिया गया है? टिस्को। देखिए, ये आजादी के पहले तक यही था सिर्फ कारखाना जहां पर लौह इस्पात का उत्पादन किया था, मतलब लौह इस्पात का कारखाना यही था। अब ये सिर्फ निजी क्षेत्र, निजी हाथों में था, परंतु आजादी के बाद, क्योंकि टाटा कंपनी की निजी संपत्ति थी, आजादी के बाद भारत सरकार ने कार्य अपने हाथों में लिया और बहुत से लौह इस्पात कारखानों का विकास किया गया। देखिए, जमशेदपुर था, ये जमशेदपुर का जो कारखाना लगाया गया था, ये कारखाना ऐसे स्थान पर लगाया गया था जहां पर स्थानीय परिस्थितियां इस कारखाने के लिए सही थी। साकची में ये कारखाना लगाया गया था। स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर साकची नामक स्थान पर 1907 में टाटा इंडस्ट्रीज का यह कारखाना लगाया गया, जिसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में यह निजी क्षेत्र में था। जो निजी क्षेत्र के आधार पर जमशेद टाटा ने 1907 में इसका निर्माण किया था। शुरुआत में जब ये कारखाना लगाया गया था उस समय बहुत से लोगों ने प्रतिक्रिया दी थी कि कहां पर यह कारखाना लगाया गया है, यहाँ पर कोई विशेष सुविधाएं नहीं है। परंतु साकची को इसलिए यहाँ चुना गया क्योंकि साकची में लौह इस्पात के लिए कच्चा माल उपलब्ध होता था, वह सबसे पास में था। क्योंकि यहाँ पर कोलकाता से जो मुंबई जाने वाला, नागपुर जाने वाला रेलवे मार्ग था, वह रेलवे मार्ग यहाँ से 32 किलोमीटर दूरी पर था और कच्चा माल के रूप में यहाँ पर जो कच्चा माल मिलता है लौह इस्पात का, वो उड़ीसा और दुर्गापुर से, छत्तीसगढ़ से आराम से उपलब्ध हो सकता था। साथ ही यहाँ पर खरकई और स्वर्ण रेखा नदी से यहाँ पर जल की भी पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध हो जाती थी। इसलिए साकची नामक स्थान को यहाँ पर लौह इस्पात कारखाने के लिए चुना गया था। जैसे यहाँ पर कारखाना बसा, फिर यहाँ पर लाकर सस्ते श्रमिकों को बसाया गया और फिर एक तरह से ये साकची नामक स्थान पूरा इंडस्ट्रियल एरिया बन गया। समय गुजरने के साथ साथ यहाँ पर जब टिस्को कारखाना लग गया तो टिस्को कारखाने के बाद में यहाँ पर और भी जो इसके पोषक, जिन उद्योग धंधों के पोषक है, वह उद्योग धंधे यहाँ पर लगाए गए, जिनके अंतर्गत कृषि उपकरण जो बनाए जाते हैं या लोहे से निर्मित कारखाने होते हैं, वो कारखाने यहाँ पर लगाए गए थे। बाद में उनका धीरे धीरे निर्माण किया गया। साकची का नाम बदलकर जमशेद टाटा के नाम से जमशेदपुर कर दिया गया।
शुरुआत में जब उद्योग धंधा लगा था जमशेदपुर में, जब शुरुआत में लौह इस्पात लगाया गया था, उस समय यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां थी जहां पर विदेशों से लोहा आयात होता था, मतलब इस्पात आयात होता था, तो यहाँ पर इसके फलने फूलने की परिस्थितियां बहुत कम थी। परंतु इसको खुलने के बाद जब इस्पात कारखाना लगा तो उसके बाद में विश्व में प्रथम विश्व युद्ध का आगाज हो गया। हमारे यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो शासन कर रही थी, उस ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंग्लैंड थी, उस इंग्लैंड को भी पहले युद्ध में कूदना पड़ा। पहले युद्ध में कूदने के बाद बाहर से माल का आयात होना बंद हो गया। तो अब यहाँ पर रेलवे वैगन के लिए, हथियारों के लिए और भी बहुत सी आवश्यक चीजों के लिए इस्पात की जब आवश्यकता पड़ी तो ब्रिटिश सरकार जो यहाँ पर शासन कर रही थी उसे पूरी तरह से टिस्को कंपनी पर निर्भर होना पड़ा। और यहाँ पर टिस्को कंपनी ने उनकी जरूरत की सभी चीजों को उपलब्धता करवाई, जिसके बाद में जाकर टिस्को कंपनी भारत की सबसे विशाल क्षेत्र के रूप में, इस्पात कारखाने के रूप में बनती ही चली गई। अब जब भारत में टिस्को कंपनी के द्वारा लौह इस्पात उद्योग को बढ़ावा मिला, इन क्षेत्रों में लौह इस्पात उद्योग बढ़ा, तो और भी उद्योग धंधे जो इस लौह इस्पात उद्योग को अपना पोषक मानते हैं, उसके बाद में धीरे से भारत में धीरे से जल्दी करते करते तेज गति से भारत में और भी उद्योग धंधों का विकास होना शुरू हो गया, जिससे भारत जल्दी ही विकास के पथ पर अग्रसर हो गया। क्योंकि जो लौह इस्पात उद्योग होता है वह और उद्योग का पोषक होता है, मतलब इससे बनने वाले उत्पादक और उद्योगों को गति प्रदान करते हैं, जिससे भारत में और भी उद्योग धंधों का विकास हो गया। अब देखिए इसी प्रकार जैसे भारत में जमशेदपुर सबसे मेन सुविधाजनक स्थान है लौह इस्पात कारखाने के लिए, उसी प्रकार अमेरिका में भी एक स्थान सबसे महत्वपूर्ण है जो कहलाता है पीटर्सबर्ग। अभी अमेरिका का जो प्रसिद्ध नगर है जहां लौह इस्पात कारखाने की परिस्थितियां उपलब्ध है, उनमें आता है पीटर्सबर्ग। ये देखिए यहाँ पर कच्चे माल, श्रमिक आदि व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही यहाँ पर नौसैनिक जो जल मार्ग होता है उस जल मार्ग की यहाँ उपलब्धता थी। साथ ही यहाँ पर कच्चे माल की उपलब्धता स्थानीय परिस्थितियों में थी। यहाँ कोयला स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर मिल जाता है। साथ ही यहाँ जल मार्ग, रेल मार्ग की भी समुचित व्यवस्था थी। कच्चा माल आसपास के क्षेत्रों से यहाँ उपलब्ध हो जाता है। पीटर्सबर्ग में इस्पात केंद्र स्थापित हो जाने के बाद में और भी बहुत से रेलवे के वैगन आदि चीजों के कारखाने स्थापित हुए, जो पीटर्सबर्ग को और ज्यादा विशेष दर्जा दिलवाते हैं। मतलब अमेरिका का पीटर्सबर्ग और भारत का जमशेदपुर एक प्रकार के विशेष क्षेत्र है जहां पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध है जो लौह इस्पात उद्योग के लिए सुविधाजनक मानी गई है। अब आगे हम चर्चा करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की। लौह इस्पात उद्योग के बाद में, क्योंकि दुनिया में जो प्रमुख उद्योग उनमें लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी प्रमुख रूप से हैं। हमने लौह इस्पात उद्योग अभी पढ़ा, अब हम सूती वस्त्र उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। सूती वस्त्र उद्योग जिसमें भारत शुरुआत से ही विशेष दर्जा रखता आया है। देखिए धागे से कपड़े की बुनाई प्राचीन समय से ही चली आ रही है, मतलब शुरुआत से ही धागे से कपड़े की बुनाई की जाती थी। अब कपड़े की बुनाई में ऊन, सिल्क, कपास, लिनन आदि से कपड़े की बुनाई की जाती है। रेशे जो होते हैं कपड़ों की बुनाई के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग में किए जाते हैं। रेशे प्राकृतिक भी होते हैं और मानव निर्मित भी होते हैं। जो रेशे प्राकृतिक होते हैं उन प्राकृतिक रेशों में ऊन आती है, सिल्क आती है, कपास आती है, लिनन आती है, जूट आती है। जबकि हम जब कृत्रिम रेशे मतलब मानव निर्मित जो रेशे होते हैं उन्हें कृत्रिम रेशे किया जाता है। इनका निर्माण प्रकृति में नहीं होता है, इनका निर्माण मानव अपनी आवश्यकता के आधार पर करता है। तो इन कृत्रिम रेशों के अंतर्गत नायलॉन आता है, पॉलिस्टर आता है, एक्रिलिक आता है, रेयॉन आता है, ये आदि जो है कृत्रिम रेशे हैं। अब इनके द्वारा कपड़े की बुनाई की जाती है। वस्त्र उद्योग में कच्चे माल के रूप में रेशों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए शुरुआत से ही भारत जो है अपने यहाँ पर वस्त्र निर्माण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर शुरुआत से ही वस्त्र उद्योग जो है प्रमुख रूप से उद्योग धंधों में
अपना स्थान रखता था। अब शुरुआत से देखिए वस्त्र उद्योग जो है विश्व के प्रमुख उद्योग धंधों में शामिल है। शुरुआत में हमारे यहाँ पर 18वीं सदी की जो क्रांति हुई थी, औद्योगिक क्रांति थी, जब मशीनों का आविष्कार हुआ था, उससे पहले तक वस्त्रों का निर्माण यहाँ पर हाथ के द्वारा हथ करके या हथ बुनाई के द्वारा किया जाता था। परंतु 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और उसके बाद में दुनिया के और देशों में वस्त्र उद्योग को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे मशीनीकृत माहौल फैला और चारों तरफ मशीनों के द्वारा वस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा। इसी प्रक्रिया में भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका वस्त्र निर्माण में अग्रणी हो गए। अब देखिए शुरुआत से ही भारत में वस्त्रों का निर्माण होता ही रहता था। अपने यहाँ बनने वाले सुंदर वस्त्रों के लिए, डिजाइनर वस्त्रों के लिए भारत विश्वविख्यात था। अंग्रेजों के ब्रिटेन को हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसको आने से पहले हमारे यहाँ पर जो वस्त्र निर्माण था वह उसका एक शानदार बाजार, भारतीय बाजार के रूप में जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी भी हमारे यहाँ पर रेशम के वस्त्र खरीदने के लिए, मलमल के वस्त्र खरीदने के लिए, सूती वस्त्र खरीदने के लिए भारत में आई थी। तो हमारे यहाँ पर पहले बहुत ही सुंदर वस्त्रों का बाजार था, जिनमें ढाका की तो मलमल जो वस्त्र प्रसिद्ध थे ना, उनके अंतर्गत ढाका की तो मलमल प्रसिद्ध थी। हमारे यहाँ पर ढाका की मलमल, ठीक है। इसके अलावा मूसलीपट्टम की छींट, कालीकट जिसे हम कोलकाता कहते हैं प्रेजेंट टाइम में, कालीकट के केली को और बुरहानपुर, सूरत, बड़ोदरा आदि के जो सुनहरी जरी वाले डिजाइनर जो वस्त्र होते थे उसके लिए भारत विश्वविख्यात था। परंतु हमारे यहाँ जो सूती वस्त्रों का निर्माण होता था ना, वो हाथों से होता था, जो बहुत महंगा पड़ता था और उसमें समय भी अधिक लगता था। इसलिए हमारे यहाँ बनने वाले जो मोटे वस्त्र होते थे, जिनमें समय अधिक लगता था, पैसा अधिक लगता था, वह पश्चिम से आने वाली यंत्रीकृत मशीनों से निर्मित जो कपड़े होते थे ना, उन कपड़ों के माहौल में वो पिछड़ गया और हमारे यहाँ पर वस्त्र उद्योग धीरे धीरे फ्लॉप होता ही चला गया। इसको देखते हुए भारत में पहली यंत्रीकृत मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई थी। पहली जो हमारे सफल यंत्रीकृत मिल थी वह मुंबई में 1854 स्थापित की गई थी। अब मुंबई में पहली यंत्रीकृत मिल लगाने के पीछे जो परिस्थितियां थी वो ऐसी थी कि यहाँ पर दक्ष श्रमिक मिल जाते थे, कच्चा माल यहाँ उपलब्ध था और यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र थी, जो वस्त्र निर्माण के लिए, कपास के लिए अच्छी होती है। साथ ही यहाँ पर मशीनों के आयात के लिए पत्तन भी था, मतलब समुद्री बंदरगाह था जहां पर विदेशों से मशीनों को उतारा जा सकता था। अब हमारे यहाँ पर सबसे पहले जो वस्त्र उद्योग पनपा वह महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में पनपा, क्योंकि यहाँ की जलवायु जो थी वो आर्द्र जलवायु थी। परंतु वर्तमान में अब आर्द्र जलवायु को कृत्रिम रूप से पैदा किया या कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है और कच्चा जो कपास होता है वह भी शुद्ध होता है। इसलिए हमारे यहाँ पर मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात के बाद में देश के और भागों में भी वस्त्र उद्योग को प्रसार होने का अवसर प्राप्त हुआ। अब मुंबई और गुजरात, महाराष्ट्र के बाद में हमारे यहाँ और जगहों पर जहां वस्त्र उद्योग पनपा उनको बताते हैं। देखिए कहां कहां पनपा, कोयम्बटूर के बाद अहमदाबाद के बाद में मुंबई के बाद में लुधियाना के बाद में कानपुर और कानपुर के बाद में पानीपत में भी
सूती वस्त्र उद्योग ने अपनी पहचान बना ली। अब देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी। उसने व्यापार के रूप में पहले सूती वस्त्र और रेशम के वस्त्रों को ही के लिए ही हमसे व्यापार करने की पहल की थी, परंतु धीरे धीरे जब यहाँ के वस्त्रों की मांग बढ़ती चली गई तो यहाँ का वस्त्र उत्पादन अंग्रेजों की आंखों में खटकने लगा, क्योंकि हमारा वस्त्र उद्योग बढ़ता जा रहा था और अंग्रेजों के वहां बनने वाला वस्त्र था जिसकी मांग हमारे यहाँ पर इतनी नहीं थी। इसलिए हमारे यहाँ के वस्त्र उद्योग को फ्लोप करने के लिए 18वीं सदी में जब पावर लूम के द्वारा यंत्रीकृत मशीन बनाई गई, वस्त्र निर्माण के लिए यंत्रीकृत मशीनों का निर्माण किया गया, तो उसके बाद में हमारा वस्त्र उद्योग धीरे धीरे पिछड़ता ही चला गया। अब भारत में वस्त्र उद्योग के लिए जो प्रमुख नगर जाना जाता है वह अहमदाबाद है, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसी प्रकार से जापान जो एशिया में वस्त्र उद्योग में भारत के साथ जुड़ा हुआ है, भारत के समकक्ष खड़ा हुआ है, उस जापान का जो प्रमुख नगर है वह है ओसाका। इन दोनों अहमदाबाद और ओसाका के बारे में हम अगले टॉपिक में चर्चा करते हैं। पहले से मिटा देते हैं। वस्त्र निर्माण क्षेत्र में एशिया के दो प्रमुख नगर है, उन दोनों प्रमुख नगरों पर हम चर्चा करेंगे। भारत का अहमदाबाद और जापान का ओसाका, ये दो नगर है जो एशिया में विशेष स्थान रखते हैं वस्त्र निर्माण के आधार पर। इन दोनों को मैनचेस्टर कहा जाता है। अब देखिए, अहमदाबाद की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अहमदाबाद जो हमारे यहाँ पर वस्त्र उद्योग में मुंबई के बाद में दूसरा स्थान रखता है। अहमदाबाद जो है गुजरात में साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अहमदाबाद में पहली वस्त्र जो मिल लगाई गई थी वह 1859 में लगाई गई थी। 1859 में यहाँ पर पहली वस्त्र मिल लगाई गई थी। अब जल्द ही अहमदाबाद मुंबई के बाद दूसरा भारत का सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन चुका था। उसके पीछे कारण यह था कि यहाँ की जो जलवायु है वह जलवायु वस्त्र निर्माण के लिए सूटेबल है। यहाँ पर कच्चा माल भी आसानी से आसपास के क्षेत्रों में कपास के रूप में उपलब्ध हो जाता है। साथ ही यहाँ पर जो जमीन है वो समतल है, रेल मार्ग बने हुए हैं, परिवहन के लिए सड़क मार्गों को भी उचित यहाँ पर व्यवस्था है। सस्ते श्रमिकों के रूप में, दक्ष श्रमिकों के रूप में महाराष्ट्र और गुजरात की घनी आबादी इसको सस्ते व अच्छे श्रमिक उपलब्ध करवा देती है। साथ ही मुंबई पत्तन का पास में स्थित होना अहमदाबाद को बाहर से जो मशीनें आयात होती है उन मशीनों आयात के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध करवाता है। तो कुल मिलाकर अहमदाबाद जो है वस्त्र निर्माण के लिए हर प्रकार की अच्छी परिस्थितियां पाए जाने के कारण जल्द ही मुंबई के बाद में दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माण केंद्र बन गया। परंतु वर्तमान में अहमदाबाद के हालात जो है वस्त्र निर्माण के लिए खस्ता हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत मिलें बंद हो चुकी है। अब हम बात करते हैं ओसाका, जापान का मैनचेस्टर जिसे कहा जाता है, और जापान का यह एक प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है। याडो नदी जो होती है यहाँ पर जल की समुचित व्यवस्था उपलब्ध करवाती है और जापान में ओसाका में अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती है। यहाँ पर कोष्ण और आर्द्र जलवायु जो है वस्त्र निर्माण के लिए सूटेबल जो होती है वह पाई जाती है। साथ ही यहाँ पर यातायात के लिए सड़कें और रेलों का जाल बिछा हुआ है। पत्तन की उपलब्धता होने के कारण यहाँ पर वस्त्र उद्योग को शहरों तक पहुंचाने में, दूसरी जगहों पर जहां पर इनकी मांग है वहां तक पहुंचाने में आसानी मिलती है। भारत से, चीन से, जापान आदि देशों से, भारत चीन से
जापान जो है आदि देशों से कपास खरीदता है, जिसके कारण जापान जो है वस्त्र निर्माण में ओसाका को सबसे विशेष नगर के रूप में बना पाया है। परंतु अब वर्तमान में ये वस्त्र उद्योग फ्लॉप होता ही चला गया है। अब जापान में जहाज रानी साथ ही लौह इस्पात उद्योग ने इस उद्योग का स्थान ले लिया है। तो इस पाठ के अंतर्गत हमने उद्योग के बारे में चर्चा की, जिनमें विशेष रूप से सूती वस्त्र, लौह इस्पात की चर्चा हमने